नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने आज बंद को हरा दिया। आज 13 विपक्षी दल नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मना रहे हैं। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी ही जरूरी और अहम होती है जितनी सत्ता पक्ष की। लेकिन अपने आंदोलन और अपने आक्रोश को लेकर आज विपक्षी दलों के बीच जिस तरह अलग अलग विचार हैं, ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में किसी देशव्यापी आंदोलन को लेकर विपक्ष इतना बटा हुआ, इतना कंफ्यूज और इतना लाचार कभी दिखाई नहीं पड़ा। हम चाहते हैं कि इस बात को सुनकर आप यूं ही ना निकाल दें, बल्कि एक ठोस आधार बनाकर आज की बहस में शामिल हों। इसलिए इन राजनीतिक दलों के रुख पर गौर करें। कांग्रेस कह रही है कि वो आक्रोश दिवस का समर्थन करती है, लेकिन बंद के खिलाफ है। कांग्रेस के साथ नोटबंदी का विरोध कर रहे लेफ्ट का कहना है कि वो बंद के समर्थन में है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी आक्रोश दिवस और बंद दोनों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी संसद में तो विपक्ष के प्रदर्शन के साथ शामिल नहीं हुई, लेकिन सड़क पर विरोध जरूर कर रही है। इसी तरह नोटबंदी के मुद्दे पर अपने विरोधी लेफ्ट के साथ मंच साझा कर रही टीएमसी कहती है कि वो बंद का समर्थन नहीं करती। बिहार में जेडीयू और आरजेडी सरकार में साझेदार हैं, लेकिन नीतीश कुमार नोटबंदी पर मोदी सरकार के साथ हैं और आरजेडी आक्रोश दिवस का समर्थन कर रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि 13 मुंह 13 बातें क्यों हो रही। ये राजनीतिक दल जब एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चल सकते, तो भला कैसे सरकार की किसी नीति के विरोध में जनता को अपने साथ लेकर चल पाएंगे। आज हमने 8 राज्यों के 16 शहरों में अपने संवाददाताओं को उतारा। मकसद यह मालूम करना था कि नेता जिस आक्रोश का जिक्र कर रहे हैं वो वाकई जनता का आक्रोश है भी या केवल नेताओं का ही आक्रोश है। तो आज की बहस से पहले जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, उसमें किसी भी नेता का बयान आज हमने जानबूझकर नहीं दिखाया। आप खुद सुनेंगे कि जनता वाकई आक्रोश में है या नहीं। तो पहले जनता के बयानों की रिपोर्ट, उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस बहस में शामिल होंगे ताल ठोक के। जनता का पैसा जनता को दो। हमारे देश का इससे आर्थिक स्थिति भविष्य में बहुत ही उज्जवल है और हम इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं बंद का। कोई भी चीज 1 या 2 दिन में नहीं ठीक होती। उसके लिए हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा योगदान देना पड़ेगा, कष्ट को सहना पड़ेगा। आज देखिए डेली मार्केट देखिए, हमारे डेली मार्केट देखिए किस तरह सन्नाटा है। 2-4 दुकानदार हैं, पैर रखने का जगह नहीं मिलता था। एक दुकानदार तड़प रहा है बेचने के लिए। जो देशव्यापी बंद का राजनीतिक दलों, विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा आह्वान किया गया है, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। क्यों नहीं, परेशानी आ रही है यहाँ पे, कोई दुकानदारी नहीं चल रही। किस वजह से नहीं चल रही दुकान? ये भीड़ वाले खुले पैसों के चक्कर में। बढ़िया किया, 500 नोट जो बंद करवा दिया, हर के 500 के। हम तो गरीब आदमी, हम पे तो इतने नहीं है। हमारे बैंक में भी 0 बैलेंस है हमारे में। तो साहब ये तो पार्टियां एक दूसरे का विरोध तो करती हैं, मगर जो हुआ है निर्णय वो बिल्कुल सही हुआ है और बिल्कुल ठीक तरीके से लिया गया है और बिल्कुल सूझबूझ के साथ दिया गया था। बिल्कुल आक्रोशित नहीं है और मोदी जी ने जो भी किया है वो देश के राष्ट्र के हित के लिए किया है और उसमें हम लोग सब उनके साथ में। दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत तुम्हारे पास है नहीं, बस कमाने खा लेने थोड़ा जो है एडजस्ट जो किया आपने तो अच्छा किया, बहुत भला किया। लेकिन वो 2-4 दिन की थोड़ी दिक्कतें थी, जिससे नोट के बाद ग्राहक कहते मेरे पास चेंज पैसा नहीं है, तो कुछ लोगों से हम लोग ने 2-4 दिन 500,000 के नोट लेके अपना व्यापार किया, अकाउंट में जमा किया। आक्रोश वही लोग कर रहे हैं जिनके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में काला धन है और हम लोग सामान्य व्यापारी वर्ग है और हम लोग जो मोदी जी ने कदम उठाया उससे बहुत उत्साहित हैं। किस चीज के लिए आक्रोश करें? अगर उन्होंने सही नीति ला रहे हैं इसलिए आक्रोश करें। जो इतने साल पुरानी नीतियाँ चल रही थी, अगर उसके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है, परेशानी हो रही है, मगर कोई दुकानदार अपना काम बंद नहीं करेंगे कभी भी। काम तो हमारा चालू है और अगर बंद करने की बात करेंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा और काम करेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बंद को लेकर अलग अलग मतों के साथ मैदान में उतरे विपक्ष को भारत के लोगों के सामने हार का सामना करना पड़ा? दूसरा सवाल, क्या नोटबंदी पर अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा विपक्ष? तीसरा सवाल, क्या नोटबंदी पर जनता दरबार में विपक्ष का आक्रोश फेल हो गया?
चौथा सवाल, जो जनता अब तक नोटबंदी का साथ दे रही है, आखिर कब तक उसके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर सरकार कब तक लेगी जनता की अग्नि परीक्षा? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव रंजन है, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे सहयोगी पवन नारा होंगे, जो दिल्ली से इस वक्त कुछ लोगों के साथ, बल्कि लोगों के बीच से हमारे साथ लाइव मौजूद रहेंगे। और सुबह से भी वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज के आक्रोश दिवस और भारत बंद का जायजा लेते रहे। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट नहीं था, इसलिए जैसा बंद या जैसा आक्रोश दिवस विपक्ष ने प्लान किया था वैसा नहीं रहा? आपके रिपोर्टर लखनऊ में रहे होंगे, उनसे आप विजुअल ले लिए होते, उनसे देख लीजिए आक्रोश दिवस पे कैसा कार्यक्रम हुआ है, यूपी में कैसा कार्यक्रम हो रहा है, और जनता के बीच में जो लोग हैं उनको दिख रहा है। देखिए, जो लोग पार्टी के वर्कर हैं बीजेपी के, चाहे वो जिस रूप में हैं, जिस पद पे हैं, जिस संस्थान में हैं, उनको तो अच्छा दिखेगा, लेकिन जो आम जनता है, जो 50-60 लोग मर गए हैं, क्या वो खुशी के मारे मर गए हैं? 1200-1400 लोग घायल हुए हैं, क्या वो हर्ष फायरिंग में घायल हुए हैं नोट लेने के लिए लाइनों में जो लगे हुए थे? जो रोजगार, जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, जो सारा काम बंद हो गया है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट अनवरत चलता रहता है और उसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और वो सारे चीज़ें रुक चुकी हैं। वो घर जाने के किराया भाड़ा उनके पास नहीं है, तो वो लोग क्या इतने प्रसन्न हैं? वो रिपोर्टें आ भी रही हैं, कई जिलों में तो लोग अपनी नसबंदी तक करा रहे हैं कि 2000 रुपये मिल जाएंगे इसी बहाने। है ही नहीं उनके पास पैसे, मजदूर हैं, सुबह कमाते हैं, रात को खाते हैं बेचारे। तो ये सब समस्याएं जिसको दिखती है वो उसे दिखती है, जिसे नहीं देखना उसे नहीं दिखेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा रोहित जी, 2007 में जब कांग्रेस पार्टी ने 2005 तक के नोटों के प्रचलन को बंद कराने का एक सिलसिलेवार तरीका डेट डिक्लेयर किया था, हम उसका अल्टरनेट दे करके, तो बीजेपी के उन बयानों को जरा आप सुना देते, खासतौर से उसके जो प्रवक्ता लोग थे बीजेपी के, लेखी जी के भी बयान हैं, आप ही के चैनल पे भी हैं, क्या क्या वो शब्द यूज़ करते थे कांग्रेस के खिलाफ, जबकि हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से उन नोटों का प्रचलन बंद कराने की बात कही थी, हुआ भी था, बंद कारगर हुआ भी, हमने उसका सब्स्टिट्यूट भी दिया था। तब तो ये जो लोग ये कहते थे कि ये गरीब विरोधी है, ये जो है राष्ट्र विरोधी है, फला फला विरोधी है, वही लोग आज पूरे नोट को बंद करके बता रहे हैं कि ये राष्ट्र हित है। तो दो में से एक ही चीज़ बीजेपी की सही होगी, या आज की बात सही होगी या उस दिन की जो बीजेपी 2007 में जो बयान देती थी, बात करती थी, एक ही बात उनकी सही होगी। तो आज ज़्यादा बताने के लिए आवश्यकता नहीं है, बस रियलाइज नहीं कर रहे हैं। है क्या कि बीजेपी के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे त्रस्त हैं। आपके केंद्रीय मंत्री तक ने कहा कि हम इससे दुखी हैं, आप लोगों के दुख का लोकसभा में खड़गे जी ने बताया भी। सब बीजेपी के नेता जो व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं वो भी दुखी जनता की समस्याओं से रूबरू हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि जिस दल में है वहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक निर्णय हो गया, उस निर्णय के आधार पे सबको हाँ में हाँ करते रहना है। तो अब उनके सामने समस्या ये है, इतने लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, क्या सिर्फ कोई सबका निहित स्वार्थ है? क्या जनता का हित नहीं, हित ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के हित पे बात करते हैं? ऐसा नहीं है क्या सर? जिस तरह से आप चुन के आए हैं, आज को मेजॉरिटी आपको ज़्यादा है इसलिए आप सत्ता में हैं, विरोधियों को भी जन समर्थन है, वो अगर कुछ बात कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप निराधार बात कर रहे हैं या जनता की बात या जनता की नब्ज आप नहीं कह रहे हैं या उनकी बात आप नहीं उठा रहे हैं। ये नहीं सोचा जा सकता लोकतंत्र में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि केवल बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के जो लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बंद सफल रहा। इसको ऐसे ही समझूं या ये समझूं कि जहां जहां आपने मंच लगा के कार्यक्रम कर दिए वहां रैली हो गई तो जन आक्रोश सफल रहा?
मैंने पहले भी कहा ना कि भाई जहां पे लोग लाइनों में लगे हैं, जो रात भर लग रहे हैं लाइन में, वो क्या प्रसन्न है अपने पैसे लेने के लिए? 2000, 1000 उनको दिन भर में मिल भी नहीं रहा है। प्रदेश केंद्र की सरकार, आज आप देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। आप मतलब सरकार हमारी, मोदी जी कहते हैं कि हम ब्लैक मनी पे प्रहार कर रहे हैं। करो भाई, स्वागत है, कंधे से कंधा मिला के हम खड़े होंगे। 15 लाख का तो हम इंतजार कर ही रहे हैं, आप तो ले नहीं आए। लेकिन आज तक आपने सिर्फ इन ब्लैक मनी वालों को सहूलतियां दी हैं। 8 तारीख के नोटबंदी के बाद भी आपने कैबिनेट डिसीजन करके ये निर्णय बताया कि जिन लोगों ने उसके बाद भी ज्यादा पैसे जमा कर दिए हैं उनको हम 50%, 40%, 60% पेनाल्टी लगा करके व्हाइट मनी कर देंगे। आप पकड़ते क्यों नहीं हो? आप रेट डाल के ब्लैक मनी निकालते क्यों नहीं हो? मसला आपके पास है। आप तो सहूलियतों पे सहूलियतें ब्लैक मनी वालों को दे रहे हो। जब से आप सत्ता में आए हो 2 बार आप ब्लैक मनी के डेट दिए, उसके बाद डेट बढ़ाते गए। 30 सितंबर के बाद भी जो लोग आए उनको भी दिए, अभी 8 तारीख के बाद जो लोग आए उनको दे रहे हो। ठीक है, क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका जो सर्किल है वो ब्लैक मनी वालों का है, ठीक है, गरीबों का नहीं है। ठीक है, गरीबों से आपसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो उन्हीं को आप उनका इंटरेस्ट वॉच कर रहे हो, उनको सुविधाएं दे रहे हो। ठीक है, संबित पात्रा, इसी कंफ्यूजन की वजह से विपक्ष का भारत बंद फेल हो गया, जो अखिलेश जी की बातों में दिख रहा है कंफ्यूजन। देखिए, मैं अखिलेश जी का सम्मान तो कंफ्यूजन कहां था भाई? आज कंफ्यूजन दिख रहा है अखिलेश जी की बातों में, और कंफ्यूजन इसलिए नहीं, अखिलेश जी मैं बोल लूं, मैंने अभी आपको 15 मिनट बिल्कुल विस्तार से सुना है। देखिए, मैं आपके विषय में नहीं बोलता हूं, मैं एक व्यापक दृष्टिकोण से, और आपने एक जो रिपोर्टिंग में रखी 13 मुंह 13 बातें, 13 विपक्षी दल है और 13 विपक्षी दल 13 प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए, ये जो आक्रोश दिवस आज मनाया गया है, ये नकली आक्रोश है, कृत्रिम आक्रोश है, मैन्युफैक्चर्ड एंगर है। और जब भी नकलीपन होता है, असलीपन नहीं होता है, जनता बहुत बुद्धिमान है, वो सब भांप लेती है। और इसीलिए आज जनता इनके साथ खड़ी नहीं है, खुद अपने साथ खड़े नहीं है। आज मैं सुन रहा था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो गुलाम नबी आजाद साहब वाज एट पेन्स, वो बहुत पेन लेकर खड़े होकर बोल रहे थे, देखिए हमने भारत बंद तो बुलाया ही नहीं था, हम तो चाहते नहीं भारत बंद हो। आप देखिए, जब भारत बंद अनसक्सेसफुल हो गया, उसके बाद उन्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि हमने भारत बंद नहीं बुलाया था, हम भारत बंद चाहते नहीं थे। और अभी मैंने जब आपने एक रिपोर्ट दिखाई, जनता की आवाज़ सुनाई, मैंने एक माता जी को कहते हुए सुना कि हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मगर ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हम एडजस्ट करके अपनी ज़िंदगी ठीक भी कर लेंगे आगे। देखिए, जनता एडजस्ट कर रही है, जनता सब समझ रही है। नेताओं को सब कुछ पता होते हुए भी, आप लोग तो इतने सालों से सत्ता में हैं, क्या आप ये गणित समझ नहीं पा रहे हैं कि काले धन के ऊपर कैसे प्रहार होगा? ये सब कुछ समझते हुए भी जो नासमझ बनने की नकली एक्टिंग कर रहे हैं, उसी कारण से आज भारत बंद फेल हो गया है। दूसरी बात, इसी प्रकार का अगर विपक्ष का कुतर्क चलता रहा तो माफ करिएगा, बहुत जल्दी विपक्ष का नाम कुपक्ष पड़ जाएगा। और मुझे लगता है विपक्ष को इससे बचना चाहिए। विपक्ष की रोज एक तरह से भद पिट रही है, क्रेडिबिलिटी लॉस हो रहा है, टीवी में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किस प्रकार वो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। अगर आपका मकसद है कि कोई सोल्यूशन हो, हाँ लोगों को असुविधाएं हैं, वो तो हम खुद मान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात में भी माना लोगों को असुविधाएं हैं, और आपको कुछ सुझाव देना है तो प्लीज दीजिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे, हम स्वीकार करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, जो संभव है वो करेंगे। मगर आप पार्लियामेंट में चलने नहीं दे रहे हैं, सारा आक्रोश जाके आप सड़क पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता सब समझती है, इसलिए जनता धीरे धीरे करके ब्लैक मनी भी हटाएगी और आप लोगों को भी पूरी तरह से हटा देगी, याद रखिए। इसलिए अच्छा होगा कि कुपक्ष बनने के बदले आप एक सकारात्मक विपक्ष बन के दिखाएं। इससे पहले मैं जेडीयू के नेता राजीव रंजन के पास जाऊं, मैं जाना चाहता हूं पवन नारा के पास, मेरे सहयोगी जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, लोगों के बीच में मौजूद है। पवन नारा, जरा पूछिए उन लोगों से जो दुकान खोल के बैठे हैं आज भारत बंद की कॉल के बावजूद, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, या जो बंद का समर्थन नहीं कर रहे वो बीजेपी के भक्त हैं इसलिए समर्थन नहीं कर रहे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाजार सोमवार को बंद होता है, लेकिन आज खुला है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं
आपने दुकान खोली या वजह क्या थी? नहीं, हम तो एक साधारण व्यापारी हैं और क्योंकि समस्या वैसे ही बहुत मतलब लोगों की कम करने की जगह ये बंद जो हो रहा है ये और समस्या बढ़ाने वाली बात है। और हमने मोदी जी के सपोर्ट में जो काम किया है इन्होंने, मोदी जी ने, उसके सपोर्ट में हमने व्यापारी ने सबने दुकानें खोली हैं हमारे यहाँ। सर, हम आपसे जानना क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है हम, लेकिन तो आज आपने दुकान क्यों खोली? हमने कुछ लोग सवाल जरूर उठाए। हम नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, सपोर्ट में है, इसलिए हमने ये दुकान खोली है। हमने आज 1 घंटा पहले खोली है, उल्टा 8 बजे खोली है, 9 बजे खोलते थे, आज 8 बजे दुकान खोली। कहा यह जा रहा है कि व्यापारियों का तो नुकसान हुआ है, तो आप क्यों दुकान खोल के नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं? कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा फायदा हो रहा लोगों को। आज नहीं तो कल परसों, हफ्ते 10 दिन बाद फायदा ही फायदा है। आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। यस। तो ये अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता तो आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन इतना जरूर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मोदी के इस कदम के समर्थक जरूर हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं। उम्मीद करता हूं कि अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया शुरू में उनको कुछ जवाब मिल गया होगा इससे, जनता की बात से। बहरहाल राजीव रंजन, आपकी पार्टी पहले दिन से नोटबंदी का समर्थन कर रही है और ख़ास तौर पे जब एक कंसोलिडेटेड विपक्ष बनाने की बात आई, भारत बंद की बात आई, आपने इसके बावजूद कि आपके कोलिशन पार्टनर्स इसका समर्थन कर रहे हैं, आपने एक टफ कॉल लिया कि नहीं, हम समर्थन नहीं करेंगे भारत बंद का, हम अलग रहेंगे। पर क्या आपको लगता है कि विपक्ष नब्ज पढ़ नहीं पा रहा जनता की? जनता नोटबंदी का समर्थन कर रही है, इसके बावजूद कि उसे तकलीफ हो रही है? मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि राजनीतिक दल जनता के सरोकारों के आधार पर निर्णय लेते हैं और ये कहीं ना कहीं अगर बाकी राजनीतिक दलों ने ये निश्चय किया कि वो भारत बंद में शामिल होंगे तो वो उस फैसले की वजह वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हमारी पार्टी पहले दिन से नोटबंदी के सवाल पर केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और अब तो बिल्कुल साफ है कि हम किसी धरना प्रदर्शन और किसी भी प्रकार की। आवाज कट गई राजीव जी आपकी, मैं माफी चाहता हूं, संपर्क शायद सिग्नल्स वीक हैं। वापस आते हैं आपके पास। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी संसद में उस प्रदर्शन में साथ नहीं दे रही, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन में साथ दे रही है। क्या आपकी पार्टी भी कंफ्यूज है? नहीं रोहित जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हम लोग तो जिस दिन से ये निर्णय आया, सबसे पहले हमने इस निर्णय का समर्थन किया कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि काला धन जो है उससे लड़ाई लड़ी जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन जो सुझाव हमने दिए वो कहीं ना कहीं बहुत देरी हुई कि ये सरकार उन सुझावों को माने। हम लोग भी जनता की बात कर रहे थे और उसको नहीं माना जा रहा था। आज मुलायम सिंह यादव जी ने भी संसद में बात उठाई, उन्होंने किसानों की बात करी। आप याद करेंगे कि जब ये निर्णय हुआ 15 दिन पहले तो हमने बताया कि ये किसानों के लिए बहुत अहम समय है, जब उनको जो है बुआई करनी है, अपनी फसल के बीज डालने हैं और इसलिए उनको ये सुविधा दी जाए कि 500 और 1000 के नोट जो है वो इस्तेमाल कर सके। 10 दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया, इससे किसानों को बहुत पीड़ा हुई। छोटी जगहों पे कई रिपोर्ट देखी गई जहां पे लाख रुपए की जो फसल थी वो क्योंकि इस तरह से शॉर्टेज चल रही थी रुपए की, 50,000 40,000 में भी किसानों ने बेची। आज मुलायम सिंह जी ने संसद के पटल पे यही बात रखी। उन्होंने कहा जो निचला वर्ग है, जिनके पास रुपए की तंगी है और नहीं रुपया पहुंच पाया है, उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी की ये जिम्मेदारी है, खासकर जब वो किसी कॉन्सर्ट में बात कर सकते हैं तो वो बिल्कुल ये वाजिब डिमांड है कि वो पार्लियामेंट में आए और जो विपक्ष ने सुझाव दिए हैं, जो विपक्ष ने कमियां भी बताई हैं, उनका अध्ययन करके जवाब दे। मैं नहीं समझता कि जो है नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट से दूर रहना चाहिए, या जो बाकी लोग, राम गोपाल यादव जी ने 10 दिन पहले कई सुझाव दिए और जनता का दर्द बांटा, नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। नरेश अग्रवाल जी ने राज्यसभा में बात उठाई, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं आई। बाकी दल भी यही बात कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है रोहित जी कि कोई बात अगर हम लोग सुझाव के तौर पे भी कहते हैं तो भाजपा कहती है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है, इसलिए इसको निर्णय से
जो है दिक्कत है, निर्णय से दिक्कत नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन पुअर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है सरकार को, तो क्यों ऐसी जो विरोध की राजनीति करना चाहता है सत्तारूढ़ दल? मेरे ख्याल से सबको साथ लेने की क्षमता होनी चाहिए, सबके सुझाव सुनिए। बहुत से सुझाव बहुत अच्छे हैं। शादियों के मसले थे, शादियों का सीजन चल रहा था, समाजवादी पार्टी ने ही सुझाव दिया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पत्र लिखा कि शादियों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी जाए। वो सर्कुलर ऐसा आया कि इतनी कंडीशन लगा दी उसमें कि आदमी, सर्कुलर तो आ गया लेकिन रुपया नहीं निकाल पा रहा। प्राइवेट अस्पताल की बात है, मैं हर बार आपके चैनल पे भी आपके आके सुझाव देता हूं कि इंसानों की जान की बात है। पैन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, कम से कम 500,000 के नोट जो है निजी अस्पताल में उसका इस्तेमाल जो है आप अलाउ करिए। लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही और ये जो अप्रोच है इनकी, ये इनको आइसोलेट कर देगी आगे चल। आपके सवाल पे मैं संबित पात्रा से जवाब लूं उसके पहले राजीव रंजन अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, संपर्क बीच में कट गया था। राजीव जी आप बात पूरी कर लें, फिर मैं जाऊंगा संबित पात्रा के पास। जी जी, देखिए मैं वही कह रहा था कि राजनीतिक दल जनता के सरोकारों से जुड़े होते हैं और उनकी जो भी रणनीतिक तैयारियां होती है वो जनता से मिले फीडबैक के आधार पर होती है। बेहतर तो ये होगा कि जिन राजनीतिक दलों ने ये निर्णय लिया है उन्हें ये बताना चाहिए कि ये आधार क्या था। लेकिन हमारी पार्टी पहले दिन से ये कह रही थी कि ये एक साहसिक कदम है, देश में काला धन पर इसके जरिए एक बड़ा प्रहार होगा। और नीतीश कुमार जी ने तो इससे आगे बढ़ करके कहा कि काला धन पर प्रहार करने के लिए हमें अब बेनामी संपत्ति की ओर बढ़ना चाहिए। पार्टी ये मानती है कि आज चाहे वो बुलियन मार्केट हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, जो हाल के दिनों में खरीदी गई जो सोना है, खरीदे गए सोना को भी उसका एक माध्यम बनाना चाहिए। और मुझे लगता है आज जो देश का जनमानस है इस फैसले से कहीं ना कहीं वो खुश दिख रहा है, इसलिए कि उसे इलेक्टोरल रिफॉर्म से लेकर व्यवस्था की कई त्रुटियों के पीछे गलत तरीके से जो संचित धन है वो कारण के तौर पर दिख रहा है। तो ये एक निर्णायक अवसर है और राजनीतिक दल केवल विरोध के लिए विरोध करे, इस परंपरा से जनता दल यूनाइटेड ने पहले भी अपने आप को अलग रखा है, चाहे वो सर्जिकल। संपर्क कट गया सर फिर से आपका, कुछ नेटवर्क की समस्या मुझे लगता है, लेकिन आपने कहा केवल विरोध के लिए विरोध। मैं अखिलेश जी के पास जाऊं उसके पहले संबित पात्रा जल्दी से जो बातें गौरव भाटिया ने उठाई, और पिछले 17 दिन से तो मैं भी देख रहा हूं संबित पात्रा यहां से बैठ के इसी कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिए हैं। यह अलग बात है नरेश जी राज्यसभा में क्या कहते हैं कि रोल बैक कर लो, लेकिन उन्होंने सुझाव भी बड़े सारे दिए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। सरकार क्यों नहीं उन सुझावों को अमल में ले आती कम से कम, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए? दिक्कत तो है ना, मानते हैं ना आप भी लोगों को? देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूं रोहित जी कि दिक्कत है लोगों को, ये तो खुद प्रधानमंत्री जी ने माना है। हम तो सिर्फ प्रवक्ता हैं, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। खुद देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने माना है, कल मन की बात पे भी माना है, और उससे पहले भी जब उन्होंने इस विषय को रखा था नवंबर 8 को, तब भी कहा था दिक्कत आएगी, और जनता भी कह रही है दिक्कत हो रही है, फिर भी हम एडजस्ट करके आगे चल रहे हैं। देखिए इतना बड़ा परिवर्तन होगा और दिक्कत नहीं होगी। काला धन जो एकदम दशकों से चला आ रहा था उसको समाप्त करना है, कुठाराघात करना है, टेरर फंडिंग पे नक्सल्स को सफोकेट कर देना है और थोड़ी दिक्कत ना होगी। आप देखिए दिक्कत के बावजूद भी आगे बढ़ना है। मैं एक बात बताऊं, ममता बनर्जी जी इसका विरोध कर रही हैं। बंगाल में एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक बहुत फेमस कविता लिखी थी, मैं ये गौरव भाटिया जी को बताता हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि देश हमें आइसोलेट कर देगा। मैं उसी का जवाब रविंद्रनाथ ठाकुर के उस गीत से दे रहा हूं, जबे तेर डाक सुने के नाय आशे तबे एकला चालो रे। आप देखो जब आपको दुनिया बदलनी हो, जब आपको बहुत बड़ा काम करना है और आपने सबको पुकारा है कि आओ सुझाव दो पार्लियामेंट में, और अगर फिर भी कोई ना सुने, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अच्छाई करने का मुहिम कचड़े के डब्बे में फेंक दूं क्योंकि ये 4 लोग 13 लोग हमारे साथ नहीं है। नहीं हो ये साथ, हम आपको फिर भी पुकारते रहेंगे, मगर हम देश हित के डायरेक्शन में अकेले भी चलते रहेंगे। ये देश हित का है। और दूसरी बड़ी बात, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, मैं आज एक पॉजिटिव न्यूज दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैंने मन बनाया है कि हर बार मैं 10 सेकंड का एक पॉजिटिव न्यूज
न्यूज दिखाऊंगा। आज का ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, आप देखिएगा, पेज नंबर 9 में है, डीमोनेटाइजेशन बूस्ट टू अमूल्स कैशलेस ड्राइव। आज से ठीक 10 दिन पहले न्यूज आया था कि अमूल में बहुत तकलीफ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे खिलाफ बोल रही थी, मगर आप देखिए 20% इजाफा हो गया अमूल के बिजनेस में, और जितने लोग थे अमूल के 2 लाख अकाउंट खुल गए हैं एक हफ्ते में, और 1 लाख अकाउंट खुलेगा। और आसाम के जो टी वर्कर्स थे 10.5 लाख लोगों का अकाउंट खुल गया है। पात्रा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया रोज पढ़ते हैं कि आज ही पढ़ा केवल? रोहित जी तो नहीं, मैं कल सर्वे दिया उन्होंने, आप मुझे कहेंगे, उन्होंने कल एक सर्वे भी दिया ये बताते हुए कि डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से कितने लोग नाराज हैं। वो सर्वे भी देखा कि नहीं आपने? रोहित जी, मैं कुछ कहूं, कुछ तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग भी पढ़ते हैं, दिक्कत है, मैं तो हर प्रकाश डालना चाहूंगा अगर संबित भाई सुने। और मैं एक बात जो मैं एक बार राजीव रंजन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से। देखिए, मैं और राजीव रंजन सर लड़ते भी रहे हैं पात्रा जी, मगर आज एक विपक्षी प्रवक्ता के नाते जिस प्रकार उन्होंने एक बड़े डिबेट का समर्थन किया है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है पात्रा जी, आप फोन कर लीजिएगा, उनको बाद में धन्यवाद कीजिएगा। गौरव भाटिया, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं कीजिए, फिर अखिलेश प्रताप सिंह इंटरव्यू कर रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया, जल्दी से बोलिएगा, फिर अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। देखिए, बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल मैं सबसे पहले संबित जी से यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि जो ये देश चलता है इसमें विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और कोई आपकी करप्शन की लड़ाई के खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो हमारे सुझाव आते हैं उनको अनदेखा मत करिए। ये मत कहिए कि अगर हम सुझाव दे के कोई कमी निकालते हैं तो हम लोग भ्रष्ट हैं। आप ये मत कहिए कि जब हम लोग लोगों का दर्द बांट रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें हमें कोई कमी बताने का हक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी बार फटकार लगाई थी, 2.5 साल से लोकपाल क्यों नहीं आया? लाइए लोकपाल, हम आपके साथ हैं। गौरव भाटिया, आज की बात करें ना, भारत बंद फेल हुआ कि नहीं, करप्शन का जो एक्ट है सुनिए उसको जो बातें पार्लियामेंट में करनी है वहां तो आप लोग करते नहीं, यहाँ के सारा रायता इकट्ठा फैला लेना चाहते हैं। आज ये बताइए भारत बंद फेल क्यों हो गया? क्यों नहीं आप लोग एक साथ हो पाए? क्यों आप लोग जो 13 दिन से कह रहे थे कि भारत बंद करेंगे, लास्ट मोमेंट पे सब पुल आउट करते चले गए कि नहीं साहब हम तो भारत बंद नहीं करना चाहते, हम तो केवल विरोध करना चाहते हैं। जवाब देता और आपके साथी कह रहे हैं जेडीयू के नेता के विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं केवल, और कोई वजह नहीं है उसकी। बिल्कुल, मैं आपको 1 मिनट नहीं एक सुनिए रोहित जी, आज मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का फैसला अच्छा फैसला है, हम साथ खड़े हैं। इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता कि हम बताएं कि हम साथ हैं या नहीं। हमने सुझाव दिए, सबसे ज्यादा सुझाव सर पिछले वक्तव्य में आप नरेश अग्रवाल का वक्तव्य सुना रहे थे मुझे, जो कह रहे थे रोल बैक करो फैसले को। आज आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी समझ गए 17 दिन में कि डीमोनेटाइजेशन अच्छा फैसला है। मुलायम सिंह यादव जी ने जो आज कहा वही जो है फाइनल हमारी पार्टी का स्टैंड है। उन्होंने क्लियर किया है, वो फाइनल है, वो सेमीफाइनल था। चलिए ठीक है, पुअर है। वो नरेश अग्रवाल जी वाला वो सेमीफाइनल था, ये फाइनल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, उस पे संबित नहीं बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत ही घटिया तरीके से मौका दीजिए, बात कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन आम जनता को परेशान कर रहा है। पहले अखिलेश प्रताप सिंह बोल लें। अखिलेश जी है, अखिलेश जी बिल्कुल है। अखिलेश जी, क्या केवल विरोध के लिए विरोध था इसलिए फेल हो गया? रोहित जी बोलिए सर। जी रोहित जी कहीं फेल नहीं हुआ, आप लोगों को लगता होगा। सर आप देख लीजिए, आपने कहा लखनऊ नहीं दिखाया, मैं भेज देता हूं सर, नाम पढ़ के बता देता हूं जो दर्शक लिख रहे हैं। अमीनाबाद के बाजार के बिल भी लगा के दे रहे हैं सर, अखिलेश जी को दिखा दीजिए। अरे सुनिए जनाब, वो भी अपने जगह पर सही होगा, उनको मुबारक हो उनको। लेकिन क्या जो लोग लाइनों में लग के मरे हैं वो खुशी के मारे मर गए हैं? सवाल आज का है, क्या राधा नहीं फेल हो गया इसलिए कि विपक्ष एकजुट नहीं था? 1 मिनट रुकिए, आज ही की बात कर रहा हूं, आज ही की बात कर रहा हूं। बंद हमारा नहीं था, हमारा जन आक्रोश रैली थी। तो आक्रोश तो आप 17 दिन से संसद में दिखाई रहे थे। इसके पहले कुछ प्रश्न उठाए, मैंने इसके पहले कुछ प्रश्न खड़ा किए जी, उसका जवाब नहीं मिला। बोलिए आपने दिया ना, संबित पात्रा ने दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि 2007 में जब हम लोगों ने 2005 तक के करेंसी को बैन किया था तो इन लोगों ने क्या क्या कहा था, उसको जवाब नहीं मिला, क्योंकि हो नहीं सकता है। मैंने कहा या तो बीजेपी का वो स्टैंड सही था या आज का स्टैंड सही है। एक दूसरा मैंने कहा था कि जो काले धन वालों को इतनी सुविधा क्यों मिल रही है, आप पकड़ते क्यों नहीं? पूरी मशीनरी आपके पास है,
आप पूरे देश को काला धन वाला, सारे काले धन वाले लाइन में दिखते हैं आपके कैमरे पे, सारे काले धन वाले। ये जो काले धन वाले हैं जो लाइन में दिख रहे हैं, इनको तो छोड़िएगा मत मोदी जी, इनको तो नाश करके छोड़िएगा आप। यही है सारे काले धन वाले, रुपया लिए जो 200, 400, 500 रुपए के लिए लाइन में खड़े हैं और अपने पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पताल में दवा करा रहे हैं जाके लाठी खाने के बाद। और इतना कैशलेस और कैश फ्री और प्लास्टिक कैश की बात कर रहे हो। कल ही रैली हुई है माननीय मोदी जी की कुशीनगर में। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि 100, 200, 400 रुपए जो भी खर्च हुए हो ये बता दें कि वो कैसे पेमेंट किया, कितने खर्च हुए, किस किस चीज में खर्च हुआ और किस किस तरह से पेमेंट किया, कैसे किया कि कैशलेस किया। मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री अगर देश से अपील कर रहे हैं तो अपने आप को भी उनको कहना चाहिए कि हमने ये अपने आप पे लागू कर लिया। मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, अब इसका तात्पर्य क्या ये समझा जाए? हम आपसे हम अपील उत्तर चाहिए ना, तो मैं बता रहा हूं। पात्रा जी लेट हिम कंप्लीट। पहले मेरी बात हो जाने दें। पात्रा जी लेट हिम कंप्लीट। एक बार वो पूरा कर ले फिर आप बोलिएगा। नहीं बोलिए, पूरा कीजिए अखिलेश जी। ठीक है, देखिए जब कोई अपील, देखिए प्रधानमंत्री जी पहले जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कहते थे मुझे बस मैं चौकीदार हूं, प्रधान सेवक बनना चाहता हूं, आप अवसर दें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सब अलादीन के चिराग। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सिर्फ यही कहते हैं कि आप एक प्रतिज्ञा लीजिए, आप ये करने का प्रण करिए। अरे भाई आप कब प्रण लेंगे कि मैं ये जो आपसे प्रण लेने का बात कर रहा हूं वो प्रण मैं ले चुका हूं। और देखिए इसका सबूत देखिए, मैंने कहा कैशलेस सोसाइटी बने, मैं कैशलेस पे आ गया हूं। कुशीनगर की रैली में इतने 100 रुपए खर्च हुए और इस माध्यम से इनको पेमेंट हुए। ये कब कहेंगे दूसरों से पर उपदेश कुशल बहुतेरे। माननीय मोदी जी, प्रवचन करना, देश चलाना, प्रशासन चलाना, दोनों में फर्क है। इस देश को आर्थिक रूप से आपने दशकों पीछे कर दिया। जब विकास होगा नहीं, पैसे रोटे आप पैसे अगर ला दिए होते, पैसे अगर आप छाप चुके होते, आप 14 लाख करोड़ रुपए आपने डंप यूजलेस कर दिया। एक मिनट रुक जाइए, अगर आप कुछ उसका अल्टरनेट रुपया रखे होते तो इतनी समस्या नहीं हो जाएगा। मेरा सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, रैली हो जाएगी। छोड़िए, मेरे दो सवाल हैं। मेरे दो सवाल हैं सर मेरे दो सवाल हैं। मेरे दो सवाल हैं। अगर नरेंद्र मोदी देश को इतना पीछे ले गए, मेरे दो सवाल हैं प्लीज। अगर नरेंद्र मोदी देश को इतना पीछे ले गए तो देश की जनता आज विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं सबने दुकानें बंद कर ली? क्यों नहीं भारत बंद पूरी तरह सफल हो गया? पहला। और दूसरा, संबित पात्रा, 1500 के नोट बंद हो गए थे, क्या इसलिए विपक्ष का बंद फेल हो गया? अगर नोटों से ही रैलियां, नोटों से ही बंद और नोटों से ही ऐसे आयोजन होते हैं तो जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा, मैं दोनों सर मेरे सवाल संबित पात्रा से हैं, आपने अपना समय ले लिया। अखिलेश जी सर मेरे सवाल संबित पात्रा से हैं, आपने हमसे पूछा, आपकी बात का जवाब देते हुए वो इस बात पे कमेंट कर दें। संबित पात्रा बोलिए। नोट चलाने ये 3 बार बोल चुके, ये तीसरी बार बोलने जा रहे हैं। अखिलेश जी अब आज भी आप, अगर आप अखिलेश जी आज भी विक्टिम प्ले करना चाहेंगे तो सर मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये करते हुए अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी का एहसास ना हो आपको तो फिर तो उसके बाद कुछ कहना ही बेकार है सर। आप अब भी विक्टिम प्ले करना चाहते हैं अखिलेश जी कि हाय मुझे बोलने नहीं दिया। सर जनता दौड़ा रही है, मुबारक हो, जनता दौड़ा रही है सर, समझिए बात। जर्नलिज्म आप जनता को कह, अखिलेश जी आप प्रवक्ता तो बन जाइए, जर्नलिज्म बाद में सिखाइएगा। अखिलेश जी आप जर्नलिज्म बाद में सिखाइएगा, पहले प्रवक्ता तो ठीक से बन जाइए। प्रवक्ता तो ठीक से बन जाइए कम से कम। आप जर्नलिज्म सिखाने चले आते हैं लेकिन प्रवक्ता कैसा होता है ये नहीं सीख के आते हैं। भटक सुरजेवाला जी से पूछ के आइए क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, प्लीज उसके बाद यहाँ बोलिए। आप दूसरे आदमी को बोलने तो दे कम से कम। आपने अपनी बात रखी, किसी ने आपको नहीं टोका, उसके बाद आप फिर बीच में ऐसा कर रहे हैं कि हाय मुझे बोलने नहीं दिया, हाय मेरा नंबर नहीं आया, हाय इनको 3 बार बुलवा दिया, हाय मुझे 2 बार बुलवाया। मैंने कभी अखिलेश जी अभी कार्यक्रम बचा है, खत्म नहीं हुआ। ना ही हमने आपसे कहा कि सर नमस्ते आप जाइए, बैठिए आराम से, दूसरे को सुनिए, उसके बाद बोलिएगा, हाथ उठाइएगा, फिर आऊंगा मैं आपके पास। नहीं मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। संबित पात्रा बोलिए। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अपना फर्क अपने पास रखिए। संबित पात्रा बोलिए। की बात करते हैं तो अपने आप अखिलेश जी प्लीज क्यों अपनी इज्जत गवा रहे हैं ऐसे? प्लीज बोलिए संबित पात्रा, पूरा कीजिए। देखिए आज कितनी दुकान बंद हुई और कितनी नहीं हुई यह तो आप लोग दिखा रहे हैं और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर विपक्ष का दुकान बंद हो रहा है,
खास करके कांग्रेस की दुकान पूरी तरह बंद होने के कगार पे है। ये मैं अभी टेलीविजन डिबेट के माध्यम से देख पा रहा हूं और कष्ट हो रहा है कि देखिए इस प्रकार से आकर यहां लड़ाई भी करने की नौबत आ चुकी है इनकी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी खुशीनगर के रैली के बारे में पूछा गया, मैं आंकड़ों के साथ कैसे पेमेंट हुई आप जानना चाहते थे ना। चेक से पेमेंट हुई, चेक से। चेक अलाउड है पेमेंट कर, आप भी चेक से पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं हुई है तो आप अभी जाके, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कितना खर्चा करिए, आप पार्लियामेंट में डिबेट नहीं बताएं सर, मैं कितना रुपए खर्च हुआ, किसको किसको कितना रुपए दिए गए, बीच में नहीं रोक रहा था, आप सुन लीजिए सर। आप सुन लीजिए, मैं आप दोनों को जानकारी आप सुन लीजिए, मैं आप दोनों को रोक दूंगा अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो। सर मैं पूरी बात कर सकता हूं, बोलिए पात्रा जी। पात्रा जी मुझे क्यों रोक देंगे? कंप्लीट कीजिए पात्रा जी। देखिए अगर इनके मन में कोई संशय है तो जाके इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं बोलते हैं? वहां तो कंप्लेन कर सकते हैं बकायदा ये जाके। अगर ये सक्षम नहीं है, इनको वो सब समझ में नहीं आता है, तो रणदीप सुरजेवाला जी जो पढ़े लिखे हैं उनको बोल सकते हैं, वो तो विद्वान व्यक्ति हैं, वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मगर वो कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है ना सब कुछ सही है, तो यहां चिल्ला चोट करेंगे। और यही चिल्ला चोट करने की प्रकृति नकली आक्रोश कहलाता है, जो कि आपको पता है सब कुछ ठीक है, वरना जाके अभी पहुंच चुके होते इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचना, यहां पर आके जर्नलिस्ट को धमकी देना, बाकी प्रवक्ताओं पे चिल्लाना, ये दिखाता है कि आप लोगों का ये आक्रोश जो है अपने दुकान बंद होने के कारण है। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये जनता सब कुछ सटल वे में समझती है। 10 सेकंड में पूरा कर रहा हूं। कितना काला धन किसके पास है और ये जो पीड़ा इनकी है किस लिए है, यह भी जनता समझ रही है। 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड केस था ना, चलिए 5,000 करोड़ में डिस्काउंट भी दे दीजिए, कुछ हो सकता है 3,050 करोड़ का या 4,000 करोड़ का हो। वो जब कागज बनता है तो अखिलेश जी की पीड़ा इसी प्रकार की होती है, राहुल जी की पीड़ा उसी प्रकार की होती है। वो पीड़ा का आक्रोश है। ठीक है, जनता के आक्रोश से आक्रोशित है, आपको लग रहा है? ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। जनता के आक्रोश में आक्रोश नहीं था इनको, और आज आक्रोशित हो गए हैं। ओके संबित पात्रा, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। किस समय में हम आ गए हैं कि कहां सीएजी का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयले का घोटाला, टाटा ट्रक का घोटाला, इसकी बात होती थी। कहां आज विपक्ष यहां आके खड़ा है, वो ये कह रहा है कि आप बताइए, रैली का हिसाब दीजिए, आपने कितना पैसा कैसे खर्च किया और चेक से दिया तो यहाँ टीवी पे दिखाइए। अरविंद केजरीवाल पूछते हैं केंद्रीय मंत्री से कि आपके बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, तो आप बताइए आपने कैसे पेमेंट किया। इस स्थिति में आकर खड़ा है अगर विपक्ष, तो फिर वो ये कैसे दावा करता है कि असल में उसके पास मुद्दे हैं और वो विरोध के लिए केवल विरोध नहीं कर रहा है, जैसा जेडीयू के प्रवक्ता ने भी सवाल उठाया। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस चलेंगे पवन नारा के पास भी, जो जमीन पर इस वक्त मौजूद है, वहां जहां के लोग आज दुकानें खोल के बैठे हैं और इसलिए 1 घंटा जल्दी खोल ली कि आज भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। कैसे बंद से जीत गया भारत।